हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, स्मॉल सैम्पलिंग थ्योरी। अब नाम सुन के लगता है कि छोटा सैंपल छोटा टॉपिक, बट ट्रस्ट मी, ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। सोचो, अगर तुम्हें पता करना है कि एक पिज्जा शॉप अपने लार्ज पिज्जा में सच में 12 इंच डायमीटर देता है या नहीं। अब तुम पूरे शहर के पिज्जा को मेजर नहीं कर सकते, तुम सिर्फ 10 पिज्जा मंगवा सकते हो, मेजर करोगे और उस छोटे से सैंपल से पूरा कंक्लूजन निकालोगे। यही है स्मॉल सैम्पलिंग, थोड़ा डेटा और बड़ा डिसीजन। तो चलिए शुरू करते हैं, बट एक छोटी सी कहानी से, क्योंकि हर अच्छी थ्योरी के पीछे एक इंसान की मेहनत होती है। 1908 की बात है। एक आदमी है, विलियम सीली गॉसेट, जो काम करता था एक गिनीज बियर ब्रिवरी में, आयरलैंड में। उसका काम था क्वालिटी कंट्रोल, मतलब बियर के बैचेस कंसिस्टेंट है या नहीं, बार्ले की क्वालिटी ट्रैक करना। अब प्रॉब्लम ये थी कि गॉसेट के पास कभी भी बड़ा सैंपल नहीं होता था, क्योंकि हर बैच टेस्ट करना कॉस्टली था, टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो उसको छोटे सैंपल जैसे 4, 5, 10 इतनी ऑब्जर्वेशन के साथ काम करना पड़ता था। जो लार्ज सैंपल स्टैटिस्टिक्स तब तक अवेलेबल थी, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड जेड टेस्ट, वो छोटे सैंपल्स के लिए एक्यूरेट नहीं थी। तो गॉसेट ने खुद एक नया डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस किया था जो छोटे सैंपल्स के लिए काम करता था। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। गिनेस कंपनी की पॉलिसी थी कि एम्प्लॉयज अपना रिसर्च अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकते, कहीं कॉम्पिटिटर को पता न चल जाए कंपनी के इंटरनल क्वालिटी मेथड्स का। तो गॉसेट ने अपना पेपर पब्लिश किया एक पेन नेम से, स्टूडेंट। इसीलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। नाम में कोई स्टूडेंट वगैरह नहीं है, ये एक बियर कंपनी के साइंटिस्ट का पेन नेम है। इंटरेस्टिंग ना? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स कभी कभी बहुत बोरिंग कॉर्पोरेट प्रॉब्लम से निकलते हैं, बियर से स्टैट्स तक का सफर। सो व्हाई डू वी इवन नीड अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन? अब ये समझो, पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा था? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। उसने हमें क्या बताया? अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा? नॉर्मल, चाहे सैंपल साइज छोटा हो या बड़ा। लेकिन इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करने के लिए हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा पता होना चाहिए। अब रियल लाइफ में तुम्हें कभी भी पॉपुलेशन का सिग्मा पता नहीं होता, कभी भी नहीं। तो अगर तुम्हें पूरे पॉपुलेशन का सिग्मा पता हो, तो तुम्हें पूरा पॉपुलेशन का मीन भी पता होगा। और फिर सैंपलिंग की जरूरत ही क्या थी? तो हम क्या करते हैं, हम सैंपल से सिग्मा को एस्टिमेट करते हैं, जिसको हम लिखते हैं एस से, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ दो सिचुएशंस बनती है। सिचुएशन एक, ए सिचुएशन, लार्ज सैंपल वेयर एन इज ग्रेटर देन 30। जब सैंपल बड़ा होता है, एस बहुत एक्यूरेटली सिग्मा को एस्टिमेट कर लेता है, तो जेड टेस्ट यूज कर सकते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल सकते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में किया था। नाउ सिचुएशन बी, स्मॉल सैंपल वेयर एन इज लेस देन और इक्वल टू 30। जब सैंपल छोटा होता है, एस का एस्टिमेट थोड़ा शेकी हो जाता है, कभी ज्यादा कभी कम, क्योंकि छोटे डेटा से वेरिएंस का आइडिया लगाना रिस्की है। इस एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी की वजह से अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो हम गलत कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, जैसे कि हमें अपने एस्टिमेट पे ज्यादा भरोसा है जितना जितना होना चाहिए उससे। तो गॉसेट ने क्या किया, उसने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जो इस एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी को अकाउंट करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही दिखता है, बेल शेप्ड है, लेकिन उसकी टेल्स थोड़ी फैट हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास कम डेटा है तो एक्सट्रीम वैल्यूज आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, तुम्हारा एस्टिमेट इतना रिलायबल नहीं होता है। तो यही है टी डिस्ट्रीब्यूशन का कोर आइडिया, कम डेटा, ज्यादा अनसर्टेनिटी एंड फैटी टेल्स। नाउ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस चैप्टर का सबसे कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसे हम ग्रीक लेटर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन थोड़ी बोरिंग है, टोटल ऑब्जर्वेशंस माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। चलो इसको इंट्यूशन से समझते हैं, एक गेम खेलते हैं। मान लो मैंने तुमसे कहा मुझे 4 नंबर्स दो जिनका सम 20 हो। अब तुम पहला नंबर बोलोगे जो भी, चलो बिल्कुल फ्री है आप बोलने के लिए। सपोज आपने 5 बोला, दूसरा नंबर आपने 3 बोला, तीसरा नंबर भी आप बोलने के लिए फ्री हो, सपोज आपने 8 बोला। अब जो फोर्थ नंबर है, अब आप 3 ऑलरेडी बोल चुके हो, 5, 3, 8, तो सम कितना हो गया? 16। तो क्या आपके पास फोर्थ नंबर बोलने की कोई चॉइस बची है, जबकि हमें पता है कि इनका टोटल सम कितना होना चाहिए? 20। सो ऑटोमेटिकली फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा? 4। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची है, देयर इज नो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस सेट ऑफ 4 नंबर्स में कितनी फ्री चॉइसेस थी हमारे पास?
3 चॉइसेस। फोर्थ नंबर फ्री नहीं था, वो उसके पास एक कॉन्स्ट्रेंट था, क्या कि सम कितना होना चाहिए 20, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया था, फिक्स। यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कितने वैल्यूज जेन्युइनली फ्री हैं जब हम एक बार किसी एक कांस्टेंट लगाने के बाद। अब स्टैटिस्टिक्स में से कनेक्ट करते हैं, जब हम सैंपल से मीन निकालते हैं तो वो मीन एक कांस्टेंट बन जाता है। अगर तुम्हें मीन यानी एक्स बार पता है और n माइनस वन ऑब्जर्वेशन पता है तो nth ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाती है। इसीलिए जब हम सैंपल वेरियांस निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, n माइनस वन। यही बेसल्स करेक्शन है, क्योंकि हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी खोया है जब हमने एक्स बार कंप्यूट किया। गोल्डन रूल जो याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस minus number of parameters already estimated from the same data. For one sample t test, this nu is equal to n minus 1, क्योंकि एक ही पैरामीटर है, क्योंकि एक पैरामीटर मीन एस्टिमेट किया गया है। टू सैंपल टी टेस्ट n1 प्लस n2 माइनस 2, क्योंकि दो सैंपल मीन्स एस्टिमेट किए गए। पेयर टी टेस्ट न्यू इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी n डिफरेंसेस का मीन एस्टिमेट किया। कोरिलेशन टेस्ट, उसमें न्यू क्या है, n इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू n माइनस 2, दो पैरामीटर्स हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट। सो ये फॉर्मूला द टी डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन एंड पीडीएफ। चलो अब इसे फॉर्मली डिफाइन करते हैं। अगर हम एक सैंपल ऑफ साइज n नॉर्मल पॉपुलेशन से निकालते हैं, यानी मीन म्यू के साथ, और हर सैंपल के लिए स्टैटिस्टिक t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट n कंप्यूट करते हैं, तो ये t एक टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसका न्यू यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, दैट इज इक्वल टू n माइनस वन। इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, एफ टी इज इक्वल टू वाई नॉट अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन न्यू रेज टू द पावर न्यू प्लस 1 बाई 2, वेयर टी लाइज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसमें वाई नॉट एक कांस्टेंट है जो इसलिए चूज किया जाता है कि कर्व के नीचे का टोटल एरिया 1 हो जाए, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। टेंशन नहीं लेनी, जनरली ये फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं आता है। फॉर्मूला सिर्फ ये दिखाता है कि जब टी बढ़ता है यानी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं तो डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो एफ टी क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी एक्सट्रीम टी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कैसी शेप है, बेल शेप्ड। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन? दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज रेंज। टी की रेंज कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। शेप कैसी है, बेल शेप्ड, सिमेट्रिकल अराउंड मीन दैट इज इक्वल टू 0, यानी बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखता है एक ग्लांस में अगर देखें तो बिल्कुल। सो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, हर अलग न्यू के लिए एक अलग टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल कर्व नहीं है, ये एक फैमिली है, जैसे एक ही डिजाइन के बट अलग अलग साइजेस के क्लोथ्स। वेरिएंस ऑफ टी इज न्यू अपॉन न्यू माइनस 2, और ये सिर्फ तब डिफाइंड है जब न्यू इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। नोटिस वेरिएंस हमेशा एक से ज्यादा है, जब न्यू 2 से ज्यादा है यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा स्प्रेड आउट है। प्लेटिक्यूटिक टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम पीक्ड है सेंटर में, और ये टेल्स में ज्यादा फैट है। कन्वर्जेंस टू नॉर्मल, जैसे जैसे एन बढ़ता है टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास आता जाता है, और जब एन इज इक्वल टू 30 के आसपास पहुंचता है तो दोनों में फर्क नेग्लिजिबल हो जाता है। अब इसकी एनालॉजी अगर हम 6th पॉइंट की देखें तो देखिए, सोचिए अगर तुम किसी नई सिटी में चले गए, सिर्फ 5 लोगों से ये पूछा यहाँ का मौसम कैसा है, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल शेकी होगा, कभी भी गलत निकल सकता है। फैट टेल्स, ज्यादा अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर 1000 के आसपास लोगों से पूछा तो तुम्हारा जो अंदाजा है, एस्टिमेट है, वो बहुत स्टेबल होगा, बहुत एक्यूरेट हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा बिहेव करेगा। सो सैंपल साइज बढ़ने से अनसर्टेनिटी कम होती है, इसलिए टेल्स पतली होती है, थिन होती जाती है, कर्व नॉर्मल के इक्विवेलेंट होता चला जाता है। नाउ द टी टेबल, हाउ टू रीड दिस। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। एग्जाम में तुम्हें टी टेबल यूज करनी पड़ती है, तो ये टेबल तुम्हें एक टेबुलर या एक क्रिटिकल वैल्यू देता है टी की एट अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। डिसीजन रूल बहुत सिंपल है, 2 बार अगर कैलकुलेटेड टी बड़ा है, जो टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से यानी टेबल वाले टी से, सो वी विल रिजेक्ट एच नॉट। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कम है टेबल वाले टी से, सो वी विल एक्सेप्ट एच नोट। इंट्यूशन क्या है कि टेबल वैल्यू एक थ्रेशोल्ड है। किस तरीके का थ्रेशोल्ड, कि इतना एक्सट्रीम फर्क सिर्फ चांस से आना बहुत रेयर है,
अगर तुम्हारा कैलकुलेटेड टी इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, मतलब ये डिफरेंस, ये फर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि रैंडम चांस से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, कुछ रियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इसका मतलब। सो अगर क्रॉस नहीं करता है तो जो फर्क है, जो डिफरेंस है, दैट इज इक्विवेलेंट टू रैंडम नॉइस, हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं मान सकते। सो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट? टेस्टिंग अ सिंगल पॉपुलेशन मीन। सपोज देयर इज नल हाइपोथेसिस एच नॉट वेर म्यू इज इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू, और जब सिग्मा अननोन है और सैंपल क्या है, बहुत छोटा है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है, वो ऑयल टिन्स में 16 केजी ऑयल डालने के लिए डिजाइन की गई। तो तुमने रैंडमली 10 टिन उठाए, उनका एवरेज वेट निकाला तो थोड़ा कम आया, इट कम्स आउट टू बी 15.8 केजी, और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0.50 केजी था। अब क्वेश्चन ये है, क्या मशीन कम भर रही थी या ये फर्क सिर्फ रैंडम वेरिएशन है? तो इसे चेक करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। तो हम एक नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं वेयर एच नॉट इज म्यू इज इक्वल टू 16, यानी मशीन ठीक काम कर रही है, फर्क सिर्फ बाई चांस है। अब हम टी निकालते हैं। सो टी इज इक्वल टू 15.8 माइनस 16 अपॉन 0.50 अपॉन रूट 10। So after calculation it comes out to be minus 1.266. अब टेबल में इसकी वैल्यू चेक करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 9, n माइनस 1, वट वॉज n, 10 टिन्स, यानी n या सैंपल साइज कितना था, 10, सो 10 माइनस 1 इज 9, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 9। टेबल में 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग और सिग्निफिकेंट वैल्यू 5% पर जब टी टेबल की वैल्यू देखेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 2.26। अब कंपेयर करते हैं। सो माइनस 1.266 इज लेस देन 2.26, यानी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बहुत ज्यादा कम है टेबल वाली वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, हम एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे, यानी मशीन में कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है, जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ एक रैंडम सैम्पलिंग वेरिएशन की वजह से है। अब इसे याद रखने की ट्रिक देखिए, जो ये डिसीजन रूल है, यानी जब तक कैलकुलेटेड टी टेबल टी को क्रॉस ना करे तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट मशीन को दो, उसे ब्लेम मत करो रैंडम फ्लक्चुएशन के लिए। नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ साथ एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये हमें बताता है सचमुच का पॉपुलेशन मीन किस रेंज में होने की चांसेस हैं, संभावना है। सो एक्स बार माइनस टी अल्फा अपॉन 2 न्यू इन एस अपॉन अंडर रूट एन विच इज लेस देन म्यू एंड विच इज लेस देन एक्स बार प्लस टी अल्फा बाई 2 न्यू एस अपॉन अंडर रूट एन, यानी एक्स बार तुम्हारा बेस्ट गेस है म्यू के लिए, लेकिन सिर्फ एक नंबर बोलना यानी पॉइंट एस्टिमेट रिस्की है, कभी एग्जैक्ट मैच होगा ही नहीं। तो तुम्हें एक रेंज देनी चाहिए कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि असली म्यू इस रेंज के अंदर है। तो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, जैसे 99% वर्सेस 95%, उतना बड़ा टी वैल्यू यूज होगा। और अगर इंटरवल ज्यादा वाइड होगा तो ये ट्रेड ऑफ याद रखना, ज्यादा कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू ज्यादा वाइड नेट, कम प्रिसीजन। तो चलो पहले जिन लोगों को ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, तो पहले फॉर्मूला समझते हैं। तो सबसे पहले ये कह क्या रहा है, सिर्फ वर्ड्स में अगर देखें तो सचमुच का पॉपुलेशन मीन है म्यू, जो हमें पता नहीं है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर होगा और हम उस रेंज को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, जैसे कि 95%। अब फॉर्मूले का हर पार्ट डिकोड करते हैं। सबसे पहले सेंटर पॉइंट एक्स बार, ये हमारा सैंपल मीन है, जो नंबर तुमने अपने डेटा से निकाला, ये तुम्हारा बेस्ट गेस है म्यू के लिए। पूरे फॉर्मूला का ये सेंटर है, इंटरवल इसी के अराउंड बनता है। देन इज योर मार्जिन ऑफ एरर, दिस टी अल्फा बाई 2 न्यू इंटू एस अपॉन अंडर रूट एन, ये आपका मार्जिन है एरर के लिए। तो ये पूरी चीज कुछ नहीं है, ये एक नंबर है, एक बफर जोन है, जो एक्स बार के लेफ्ट राइट दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। इसमें तीन चीजें हैं, देखो, एस बाय अंडर रूट एन ये स्टैंडर्ड एरर है, मतलब तुम्हारा एक्स बार कितना रिलायबल है ये बताता है। छोटा सैंपल या ज्यादा वेरिएबल डेटा, इसका मतलब बड़ा एस अपॉन अंडर रूट एन, और अगर ये बात है तो क्या होगा, मतलब ज्यादा अनसर्टेनिटी। और यहाँ पर जो टी अल्फा बाय 2 न्यू है, ये क्या है, ये टी टेबल से आने वाला नंबर है जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये बताता है कि कितना वाइड बफर चाहिए गिवन कॉन्फिडेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो टी अल्फा बाई 2 न्यू और एस अपॉन अंडर रूट एन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल मार्जिन ऑफ एरर। अब पूरा फॉर्मूला देखो, जब एक्स बार में से हम मार्जिन ऑफ एरर माइनस करते हैं तो वो क्या है, म्यू से कम है,
एंड एक्स बार प्लस मार्जिन ऑफ एरर जो है वो म्यू से ज्यादा है। मतलब एक्स बार के लेफ्ट में मार्जिन घटाए और राइट में मार्जिन ऐड करें, बीच में जो रेंज बनती है म्यू उसी रेंज में रहता है उस गिवन कॉन्फिडेंस लेवल पर। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे विजुअली देखते हैं एक नंबर लाइन पे। अब देखिए एक्स बार सेंटर में है, जो टील कलर का बैंड है वो इंटरवल है, जो क्या शो कर रहा है मार्जिन ऑफ एरर, ये मार्जिन ऑफ एरर से बनता है, दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है देखिए। और जो रेड डॉट है वो है हमारा असली म्यू, जो हमें पता नहीं होता, हमारा इंटरवल उसे सक्सेसफुली कैप्चर कर लेता है। अब एक एनालॉजी के, अभी और क्लैरिटी के लिए अगर कोई एनालॉजी से समझना है तो देखिए, मान लो तुम मछली पकड़ने गए हो, तुम्हें मछली की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, जैसे हमें म्यू नहीं पता, तो तुम एक नेट फेंकते हो, छोटा पॉइंट नहीं, एक रेंज यानी नेट। सो अगर तुम्हारा नेट काफी बड़ा है यानी टी वैल्यू बड़ी है, या यूं कह लीजिए कॉन्फिडेंस लेवल बड़ी वैल्यू है, तो चांसेस ज्यादा है कि जो फिश है वो उस जाल के अंदर, उस नेट के अंदर आ जाए। जहां पर एक्स बार क्या है, जहां तुमने नेट का सेंटर रखा, तुम्हारा बेस्ट गेस। मार्जिन ऑफ एरर इज व्हाट, तुम्हारे नेट का रेडियस, कितना बड़ा नेट है। 95% कॉन्फिडेंस मीन्स अगर मैं इसी तरीके से बार बार इस चीज को रिपीट करूं, नया सैंपल लूं, नया नेट लूं, तो 100 में से 95% चांसेस हैं कि मेरे नेट में फिश पकड़ी जाएगी। सो वन मोर इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन इज नीडेड। लोगों को लगता है कि 95% कॉन्फिडेंस का मतलब है कि 95% चांस है इस रेंज में होने का, पर ऐसा नहीं है। म्यू एक फिक्स्ड नंबर है, चाहे हमें पता हो या ना हो, लेकिन है तो वो फिक्स्ड, कोई ना कोई वैल्यू जो भी है, तो वो इंटरवल के अंदर है या बाहर है, कोई रेंडमनेस नहीं है उसमें। रेंडमनेस इंटरवल में है, क्योंकि हर नए सैंपल से एक्स बार और मार्जिन दोनों बदलते हैं, इसलिए इंटरवल खुद शिफ्ट करता रहता है। 95% कॉन्फिडेंस हमें ये बताता है कि हमारा मेथड कितना रिलायबल है, एक स्पेसिफिक इंटरवल की प्रोबेबिलिटी नहीं बताता वो। सो अगर अब भी कोई स्पेसिफिक पार्ट कंफ्यूजिंग लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। So the true population mean, which we don't know actually, will fall within a specific range, and we can state that range with a certain level of confidence, say 95%. That's the whole idea. अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो लोग भूल गए हो, वैसे हमने ये पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, व्हाट इज एस बाय अंडर रूट एन, दैट इज योर स्टैंडर्ड एरर। अच्छा देखो, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एस लिखे या एस बाय अंडर रूट एन लिखे, इनमें कोई फर्क है भी? इनका फर्क समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। एस क्या है? हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। एस क्या बताता है? इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स कितने स्प्रेड आउट है अपने मीन के अराउंड। जैसे अगर हम 10 लोगों की हाइट मेजर करें तो एस ये बताएगा कि हर इंसान की हाइट एवरेज से कितनी अलग है। बल्कि एस अपॉन अंडर रूट एन यानी स्टैंडर्ड एरर, ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, ये स्टैंडर्ड एरर है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये में बताता है अगर तुम ये पूरा एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करो, यानी नया सैंपल लो हर बार 10 लोगों का, फिर नया सैंपल, फिर एक बार नया सैंपल, तो हर बार जो एक्स बार है, जो सैंपल मीन है, वो डिफरेंट मिलेगा। वो कितना फ्लक्चुएट करेगा, स्टैंडर्ड एरर हमें ये बता रहा है। सोचो तुम एक क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट को मैप कर रहे हो। सो एस बताएगा कि इस क्लास में एक बच्चा बहुत लंबा है और एक बहुत छोटा है, इंडिविजुअल हाइट में बहुत वेरिएशन है, ये बताएगा। एस अपॉन अंडर रूट क्या बताता है? अगर मैं इस क्लास से बार बार 10-10 करके अलग अलग सैंपल्स लूं, 10-10 बच्चों के, और हर बार एवरेज निकालूं, तो ये एवरेज एक दूसरे से कितना अलग आएगा, एस अपॉन अंडर रूट एन हमें ये बताता है। अब रूट एन क्यों है? जैसे जैसे एन बढ़ता है, एन बढ़ेगा, सैंपल साइज बढ़ेगा, तो एवरेज जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम ज्यादा लोग इंक्लूड करते हो तो एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत लंबा या बहुत छोटा इंसान, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एवरेज एक टिपिकल वैल्यू के अराउंड सेटल हो जाता है। सपोज n इज इक्वल टू 2 का अगर हमने सैंपल लिया और अगर गलती से दोनों लंबे लोग आ गए, तो एवरेज बहुत क्या हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा। बल्कि अगर तुम n इज इक्वल टू 100 का लो सैंपल, तो एक तो आउटलायर्स अगर आएंगे भी, तो पूरे 100 का एवरेज उनसे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्मूला में n डिनोमिनेटर में है, n बढ़ेगा, एस अपॉन अंडर रूट n कम होगा। मतलब बड़ा सैंपल, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा रिलायबल एक्स बार, छोटा मार्जिन ऑफ एरर, टाइटर कॉन्फिडेंस इंटरवल। यानी हम क्या कर पा रहे हैं ये करने से? सेम वेरिएबिलिटी वाले डेटा से बस सैंपल साइज बढ़ाने से हमारा जो एस्टिमेट है वो कई गुना प्रिसाइज हो जाता है। अब कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रह जाती है कि जो ये टी है, इसके सबस्क्रिप्ट में अल्फा बाय 2 एंड न्यू ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टी अल्फा बाय 2 कमा न्यू, ये एक्चुअल में एक सिंगल नंबर है जो हम टी टेबल से निकालते हैं। लेकिन उस टी टेबल से वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास 2 इनपुट होने चाहिए।
इसलिए 2 सबस्क्रिप्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो जो न्यू है वो क्या है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, न्यू इज इक्वल टू n-1। ये हमें बताता है कि टी कर्व कितनी थिक टेल, मोटी टेल वाले होने चाहिए। छोटा एन है तो मतलब छोटा न्यू होगा, और हैवी टेल होगी, थिक टेल होगी। बड़ा टी चाहिए, और अगर एन सैंपल साइज बड़ा है तो टेल्स जो है वो थिन होंगी और टी वैल्यू छोटी होगी। दूसरा सबस्क्रिप्ट अपना क्या है, अल्फा बाय 2। यहाँ असली कंफ्यूजन स्टार्ट होती है, अल्फा बाय 2 क्यों, अल्फा क्यों नहीं। तो ये समझने के लिए एक पिक्चर सोचो, टी डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल कर्व है, तुम्हें बीच का 95% एरिया चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कब, अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल इंटरवल है तो, ताकि तुम्हारा इंटरवल म्यू को कैप्चर कर सके। अब अगर बीच का 95% एरिया चाहिए तो बचा हुआ 5% एरिया कर्व के दोनों टेल्स में बट जाता है। लेफ्ट टेल में 2.5, राइट टेल में 2.5। इसीलिए हम अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 दैट कम्स आउट टू बी 0.05, और दोनों तरफ बटने की वजह से हम क्या करते हैं, अल्फा बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 0.025। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल 2 टेल्ड होता है। हम म्यू के दोनों तरफ, ऊपर वाली वैल्यूज के लिए भी और नीचे वाली वैल्यूज की तरफ भी अनसर्टेनिटी अलाउ कर रहे हैं, इसलिए दोनों टेल्स से इक्वल एरिया हमें कट करना पड़ता है। तो अब हम पूरे फॉर्मूला को समराइज करते हैं। अपना बेस्ट गेस दैट इज एक्स बार लें, उसके अराउंड एक बफर जोन बनाते हैं जिसका साइज डिपेंड करता है किस पे, तुम्हारा डेटा कितना वेरिएबल है और सैंपल कितना बड़ा है, दैट इज एस अपॉन अंडर रूट एन पे, और किस पे, तुम्हें कितने कॉन्फिडेंस इंटरवल पर वो चाहिए और कितना सैंपल साइज कितना छोटा था। ये कहां से मिलता है, टी टेबल से। Another application, difference between two means when the samples are independent. For example, जब हमें दो ग्रुप्स कंपेयर करने हैं, जैसे दो ड्रग्स का इफेक्ट, दो मशीन्स का आउटपुट, दो शहरों का एक्सपेंडिचर। सो केस 1, इक्वल वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। T is what, x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s इंटू अंडर रूट 1 by n1 प्लस 1 by n2, दैट इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s। अब आप ये एलसीएम वगैरह अगर लेंगे तो क्या आ गया ये, अंडर रूट n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब न्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, दैट इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम, n1 प्लस n2 माइनस 2। दोनों सैंपल मीन्स एस्टिमेट किए, इसलिए दो कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पर हमारा s क्या है, एक पूल्ड एस्टिमेट, मतलब दोनों सैंपल्स का कंबाइंड वेरिएंस एस्टिमेट। S is equal to under root n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 s2 square upon n1 plus n2 minus 2। देखो अगर इसे एनालॉजी से समझे तो पूलिंग का कॉन्सेप्ट सोचो, तुम्हारे पास दो छोटे सर्वे हैं, एक 5 लोगों का है, एक 7 लोगों का, दोनों सेम चीज मेजर कर रहे हैं, जैसे सपोज वेट गेन। इंडिविजुअली दोनों सर्वेज वीक हैं, छोटा सैंपल है क्योंकि, लेकिन अगर तुम दोनों को कंबाइन करो, पूल कर दो, तो तुम्हारा कंबाइंड एस्टिमेट ज्यादा रिलायबल बन जाता है। जैसे दो छोटे बल्ब मिलकर एक ज्यादा ब्राइट रोशनी बनाते हैं। दो ड्रग्स लिए गए हैं वेट बढ़ाने के लिए, ए और बी। 5 लोगों को ड्रग ए दिया गया, 7 लोगों को ड्रग बी। कैलकुलेशन के बाद T निकला अराउंड माइनस 0.5, जबकि 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टेबल वैल्यू 2.23 है। क्योंकि माइनस 0.5 इज लेस देन 2.23, तो एच नोट को क्या करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से छोटी है तो हम एच नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी दोनों ड्रग्स में सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है उनकी इफेक्टिवनेस में। चलो अब ये जो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला है, इसको भी बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेस से समझते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला पूछ क्या रहा है, ग्रुप 1 का एवरेज x1 बार, ग्रुप 2 का एवरेज x2 बार, इनके बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है सैंपल में, क्या वो रियल है या सिर्फ रैंडम चांस से आया है। न्यूमरेटर को अगर देखें तो x1 बार माइनस x2 बार, ये सबसे सिंपल पार्ट है, बस दोनों सैंपल मीन्स का सीधा सीधा डिफरेंस। जितना बड़ा ये डिफरेंस उतना ज्यादा एविडेंस है कि ग्रुप्स जेन्युइनली डिफरेंट हैं। लेकिन अकेला ये नंबर हमें कुछ नहीं बता सकता, हमें पता होना चाहिए कि ये डिफरेंस नॉर्मल रैंडम वेरिएशन के मुकाबले बड़ा है या नहीं है। अब इसके डिनोमिनेटर पार्ट को देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस। याद है हमने पिछली बार s अपॉन अंडर रूट n डिस्कस किया था, वो बताता था कि एक सिंपल मीन कितना फ्लक्चुएट करता है। अब यहां हम दो सैंपल मीन्स का डिफरेंस ले रहे हैं तो हमें अनसर्टेनिटी भी कंबाइन करनी पड़ती है। सो s इंटू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2 दैट इज इक्वल टू s अपॉन अंडर रूट n1 एंड s अपॉन अंडर रूट n2 की अनसर्टेनिटीज को जोड़ने के बाद ये जो वैल्यूज है। यानी जब तुम दो इंडिपेंडेंट अनसर्टेन क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनकी अनसर्टेनिटीज कैंसिल नहीं होती, वो ऐड हो जाती हैं वेरिएंस के रूप में।
क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम है, इसलिए फॉर्मूला में 1/n1 और 1/n2 दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, ये पूल्ड s क्या है? दिस s इज इक्वल टू अंडर रूट n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 इंटू s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज है दोनों ग्रुप्स के वेरिएंसेस का वेटेड एवरेज, लेकिन एक स्पेशल तरीके से वेटेड है। अब पुलिंग जरूरी क्यों है? हमारे पास दो सैंपल्स हैं, हर एक के पास अपना इंडिविजुअल S1 और S2 है। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों पॉपुलेशंस का असली वेरिएंस सेम है, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, तो हमारे पास दो अलग अलग एस्टिमेट्स है एक ही चीज के, S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। एक अच्छा स्टैटिस्टिशियन क्या करेगा? दोनों एस्टिमेट्स को कंबाइन करके एक बेहतर और ज्यादा रिलायबल एस्टिमेट बनाएगा। अब वेइंग की अगर बात करें, n-1 से ही वेटेड क्यों किया गया है इसको? जिस सैंपल में ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं उसका वेरिएंस एस्टिमेट ज्यादा रिलायबल है, तो उससे ज्यादा वेट मिलना चाहिए। n-1 यहाँ कितना ट्रस्टवर्दी है ये एस्टिमेट का प्रॉक्सी है, बड़ा सैंपल यानी ज्यादा वेट। चलो नंबर से देखते हैं। मान लो n1 है 5, s1 स्क्वायर इज व्हाट? 42, n2 is 9, s2 square is what? 56। अब s की वैल्यू देखिए, अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू 42 प्लस 9 माइनस 1 इंटू 56 अपॉन 5 प्लस 9 माइनस 2। So after calculation it comes out to be under root 51.3, so approximately 7.16। अब नोटिस करो, बड़ा सैंपल कौन सा है? n2 दैट इज इक्वल टू 9, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 448। छोटे सैंपल में n1 इज 5, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आया? 168। तो n2 ज्यादा रिलायबल है, क्यों? उसका वेट क्योंकि ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हैं। दिस न्यू इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। हर ग्रुप अपना एक मीन एस्टिमेट कर रहा है, x1 बार और x2 बार। तो यानी कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? दो कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया? n1 प्लस n2। अब क्वेश्चन आता है कि -2 क्यों किया? चलो इसको विजुअली देखते हैं। दो ग्रुप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है तो ये ऐसा दिखेगा। ये ग्रुप 1 है टीक कलर में, और ये ऑरेंजिश कलर में जो है ये ब्राउनिश कलर कह लीजिए, इसमें क्या है? ये ग्रुप 2 है। इन दोनों की शेप अलग है। ग्रुप 2 जो है वो ज्यादा वाइड है, फ्लैट है, मतलब उसका स्प्रेड यानी S2 स्क्वायर ज्यादा है ग्रुप 1 के कंपैरिजन में। ऊपर वाला एरो वो क्या है? ऑब्जर्व डिफरेंस दिखाता है, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व डिफरेंस। तो पूरी कहानी क्या है? टी टेस्ट हमसे ये पूछ रहा है कि ये गैप जो हमें दिख रहा है ऊपर, x1 बार माइनस x2 बार, क्या ये इतना बड़ा है कि दोनों ग्रुप्स के अंदर का नेचुरल स्प्रेड जो पूल्ड एस फॉर्मूला से एस्टिमेट होता है, इसे रैंडम नॉइज से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो अगर गैप बड़ा है स्प्रेड के मुकाबले तो क्या है वो? इसका मतलब सिग्निफिकेंट है, यानी हम उसको H0 को हम क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट। अगर आपका गैप छोटा है स्प्रेड के मुकाबले, जो आपका डिफरेंस है वो अगर छोटा है स्प्रेड के मुकाबले, तो ये सिर्फ सैम्पलिंग वेरिएशन है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सो दैट मीन्स वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। अब एक बार पूरे फॉर्मूले का रिकैप लेते हैं सब पीसीस को जोड़कर। सो टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन s इंटू अंडर रूट 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। यहाँ पर x1 बार माइनस x2 बार क्या है? ऑब्जर्व्ड गैप है, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, ये क्या है? एक्सपेक्टेड रैंडम नॉइस गिवन बोथ सैंपल्स कंबाइंड स्प्रेड। मतलब बिल्कुल सेम लॉजिक है जो वन सैंपल टी टेस्ट में था, डिफरेंस अपॉन अनसर्टेनिटी। बस अब फर्क क्या है? दो मीन्स का गैप है, और अनसर्टेनिटी दोनों सैंपल्स के कंबाइंड वेरिएबिलिटी से आ रही है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। केस 2, व्हेन द वेरिएंस इज अनइक्वल, यानी सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। यहाँ हम पोलिंग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ग्रुप्स का स्प्रेड फंडामेंटली अलग अलग है, तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। सो टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 स्क्वायर अपॉन n2। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक मॉडिफाइड, एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूले से ही निकलता है। उसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन से कैलकुलेट करते हैं जो दोनों वेरिएंस और सैंपल साइज को वेट करता है। अब क्या है? ये एग्जैक्टली टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना है, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है। थर्ड एप्लीकेशन इज पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट इज यूज्ड ऑन डिपेंडेंट सैंपल्स। अब ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं।
कब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करना है और कब पेयर्ड टी टेस्ट यूज करना है। इंडिपेंडेंट सैंपल्स दो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल आइटम जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे क्लास ए के स्टूडेंट वर्सेस क्लास बी के स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। पेयर्ड यानी डिपेंडेंट सैंपल्स सेम इंडिविजुअल्स या आइटम्स को दो बार अगर मेजर किया गया है, जैसे एक ही वर्कर का बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग स्कोर क्या था, यहाँ हर बिफोर स्कोर का एक स्पेसिफिक पार्टनर है, आफ्टर स्कोर में एक मैच्ड पेयर है। सो व्हाई दिस मैटर्स इज, अगर तुम पेयर डेटा को इंडिपेंडेंट सैंपल फॉर्मूला से ट्रीट करोगे तो तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे कि एक नेचुरल टैलेंटेड वर्कर वर्सेस एवरेज वर्कर को इग्नोर कर रहे हो, जो एक्चुअली नॉइज ऐड कर रहा है। सो पेयर टी टेस्ट उस इंडिविजुअल लेवल नॉइज को कैंसिल कर देता है जो सिर्फ चेंज पे फोकस करता है। सो फॉर्मूला फॉर दिस इज T इज इक्वल टू डी बार इंटू रूट एन अपॉन एस, जहां पे आपका D क्या है, डिफरेंस आफ्टर एंड बिफोर का हर पेयर के लिए। सो डी बार इज मीन ऑफ डिफरेंसेस, S इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंसेस, और जो आपका ये न्यू है दैट इज n-1। फॉर एग्जाम्पल 10 एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग से पहले और बाद में टेस्ट स्कोर लिया गया, डिफरेंसेस निकाले गए, उनका मीन डी बार -4 निकला सपोज, और टी की वैल्यू -1.414 आई, जबकि टेबल में टी की वैल्यू 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 2.62 है। क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू है -1414 वो छोटी है 2.62 से, सो हमने क्या किया, H0 को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, यानी कि ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज को कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं हुआ। अगर सवाल में सेम क्वेश्चन सेम आइटम बिफोर एंड आफ्टर मैच्ड पेयर्स या पेयर्ड ऑब्जर्वेशन जैसे वर्ड्स दिखें तो पेयर टी टेस्ट यूज करना है। अगर दो अलग अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप है तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टेस्टिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट। बहुत ही छोटी एप्लीकेशन है। जब हमें टेस्ट करना है कि दो वेरिएबल्स के बीच कोई कोरिलेशन सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ सैंपल में चांस, ये सब बाय चांस आया है। सो फॉर केस 1 H0 रो इज इक्वल टू 0, यानी पॉपुलेशन में कोई कोरिलेशन नहीं है। T इज इक्वल टू R अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर इंटू √n-2 विद न्यू इज n-2, दैट इज न्यू इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो इस फॉर्मूले को देखते हैं ये क्या है, ताकि इसको लर्न करना थोड़ा इजी हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये फॉर्मूला आपको देखने में अलग लगता होगा टी टेस्ट फॉर्मूला से, लेकिन ये एग्जैक्ट वही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, सिग्नल अपॉन नॉइज वाला पैटर्न। तो सबसे पहले ये टेस्ट कर क्या रहा है, तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स x और y का डेटा है और सैंपल से एक कोरिलेशन कोफिशिएंट r निकला। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये r सच में एक रिलेशनशिप दिखा रहा है या सिर्फ चांस से इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है रैंडम नॉइज की वजह से। तो इनसाइट क्या है कि छोटे सैंपल में रैंडम डेटा से भी कभी कभी एक बढ़िया अच्छा खासा सा आर निकल के आ सकता है, सिर्फ बाय चांस लक से। जैसे अगर तुम सिर्फ 3 पॉइंट ले लो, उन्हें एक लाइन पे फिट करो, तो ये हमेशा अच्छा दिखेगा, चाहे अंडरलाइंग रिलेशनशिप उसकी हो या ना हो। तो हमें एक टेस्ट चाहिए जो ये चेक कर सके। और ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हो रहा है, इसका रिग्रेशन के साथ कनेक्शन है। कैसे? डीप इंट्यूशन ये है कि कोरिलेशन टेस्ट और रिग्रेशन स्लोप टेस्ट एसेंशियली एक ही चीज है। सोचो तुम x और y के बीच के एक रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यहाँ b क्या है, स्लोप। और अगर x और y का कोई रिलेशनशिप नहीं है तो स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, b इज इक्वल टू 0। सो लाइन यानी फ्लैट होगी। अगर रिलेशनशिप है तो b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रो इज इक्वल टू 0 टेस्ट करना है और b इज इक्वल टू 0 टेस्ट करना है, ये दोनों मैथमेटिकली सेम क्वेश्चंस है। अब स्लोप b के लिए स्टैंडर्ड t टेस्ट होता है t इज इक्वल टू b कैप अपॉन एस ई बी कैप। ये वही सिग्नल अपॉन नॉइज वाला पैटर्न है, न्यूमरेटर में ऑब्जर्व्ड स्लोप और डिनोमिनेटर में अनसर्टेनिटी इन दैट स्लोप एस्टिमेट। तो अब देखिए यहाँ अलजेब्रा, जब हम b कैप और एस ई बी कैप को उनके एक्चुअल फॉर्मूला से रिप्लेस करते हैं जो दोनों x और y की वेरिएंस और कोवेरिएंस पे डिपेंडेंट है, और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो r के टर्म्स में पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है। सो t इज इक्वल टू बी कैप अपॉन एस ई बी कैप, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू t इज इक्वल टू r अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर इंटू √n-2। ये जो दो फॉर्मूलाज है ये एल्जेब्रिकली बहुत आइडेंटिकल है, बस एक स्लोप के टर्म्स में लिखा हुआ है और दूसरा कोरिलेशन कोफिशिएंट के टर्म्स में। इसीलिए कोरिलेशन टेस्ट और रिग्रेशन स्लोप टेस्ट एग्जैक्ट सेम टी वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये लिटरली एक ही टेस्ट है, दो अलग अलग नेम्स है बस इनके। अब किसी को ये भी हो रहा होगा कि आर क्या है, ये तो बता दिया आपने रिलेटेड है, आर क्या है। तो चलो पहले आर देखते हैं कि ये
एक्सप्रेशन आया कहाँ से? तो पहले देखते हैं आर है क्या। आर इज पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये एक नंबर है जो हमें बताता है कि दो वेरिएबल्स x और y के बीच लीनियर रिलेशनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है और उसका डायरेक्शन क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर को देखो, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये क्या है? कोवेरियांस। कैसा? बिना नॉर्मलाइज किया हुआ कोवेरियांस। ये चेक करता है कि जब x अपने मीन से ऊपर है, क्या y भी अपने मीन से ऊपर होता है। अगर दोनों साथ में मूव करते हैं, यानी दोनों ऊपर जा रहे हैं या दोनों नीचे, दोनों की वैल्यू नीचे जा रही है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होंगे। सम भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर अपोजिट मूव करते हैं तो सम क्या होगा? नेगेटिव। अब डिनोमिनेटर को अगर देखें तो ये दोनों वेरिएबल्स के अपने इंडिविजुअल स्प्रेड यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रोडक्ट है। ये सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, बिना इसके कोवेरिएंस की वैल्यू यूनिट्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर x रुपीज में है और y किलोग्राम में है तो नंबर बहुत बड़ा या छोटा हो सकता है बिना नॉर्मलाइजेशन के। तो ये नॉर्मलाइजेशन का काम कर रहा है डिनोमिनेटर, नथिंग एल्स। अब डिवाइड करने के बाद r की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। अब r इज इक्वल टू +1 कब? r इज इक्वल टू +1 अगर आता है तो इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। एक सीधी लाइन। r इज इक्वल टू -1 अगर है तो ये परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी रेसिप्रोकल चलेंगे, x बढ़ेगा y हमेशा घटेगा। और अगर r इज इक्वल टू 0 है तो कोई लीनियर रिलेशनशिप है ही नहीं इसका मतलब। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि r जो है वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप मेजर करता है। अगर x और y का रिलेशनशिप कर्व्ड है, फॉर एग्जाम्पल यू शेप्ड है, r बहुत छोटी वैल्यू भी आ सकती है चाहे इनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि r सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप पे ही काम करता है, वो सीधी लाइन पे ही फिट करता है, बाकी वो फिट ही नहीं होता। अब दोबारा डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं। हमें रिग्रेशन सेटअप से शुरू करना है। y इज इक्वल टू a प्लस bx। अब पहला स्टेप देखें, स्लोप एस्टिमेटर b कैप को r के टर्म्स में लिखना है। रिग्रेशन थ्योरी से स्लोप का एस्टिमेटर क्या है? b कैप इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर। So that comes out to be sxy upon sxx। यहाँ जो sxx है वो क्या है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, और sxy क्या है? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब r की डेफिनेशन से r इज इक्वल टू एस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एस एक्स एक्स इंटू अंडर रूट एस वाई वाई। अब देखो तो ये r की डेफिनेशन है, अगर हम s के टर्म्स में लिख रहे हैं तो इसे रीअरेंज करके देखते हैं। ये क्या बना? एस एक्स वाई इज इक्वल टू r इंटू ये जो डिनोमिनेटर में था ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट एस एक्स एक्स इंटू अंडर रूट एस वाई वाई। अब इसको b कैप के फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं। b कैप इज इक्वल टू r इंटू अंडर रूट एस एक्स एक्स इंटू अंडर रूट एस वाई वाई अपॉन अंडर रूट एस एक्स एक्स, दैट इज इक्वल टू r इंटू अंडर रूट एस वाई वाई अपॉन एस एक्स एक्स। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। स्लोप अब हमने कैसे लिख दिया है? r के टर्म्स में। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड एरर SEB कैप, इसको निकालते हैं। रिग्रेशन में स्लोप का स्टैंडर्ड एरर होता है SEB कैप इज इक्वल टू स्मॉल se अपॉन अंडर रूट एस एक्स एक्स, जहां जो स्मॉल se स्क्वायर है वो क्या है? रेजिडुअल वेरिएंस। मतलब जितना वेरिएशन y में है जो रिग्रेशन लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेफ्ट ओवर एरर जिसको बोल सकते हैं, वो है ये। सो SE स्क्वायर इज इक्वल टू SSE अपॉन n माइनस 2, जहां पर हमारा SSE किसको बोल रहे हैं हम? SYY माइनस b कैप स्क्वायर इंटू SXX। अब यहाँ r का कनेक्शन आता है। पहले स्टेप से हमें पता है कि b कैप की वैल्यू r के टर्म्स में क्या आई थी? b कैप इज इक्वल टू r अंडर रूट SYY अपॉन SXX। तो b कैप स्क्वायर SXX इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू SYY अपॉन SXX इंटू SXX। So these can get SXX and SXX get cancelled out। तो बचा क्या? r स्क्वायर इंटू SYY। इसे SSE में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। SSE इज इक्वल टू SYY माइनस r स्क्वायर SYY, दैट इज इक्वल टू, इसमें से SYY अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस r स्क्वायर। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस को 1 माइनस r स्क्वायर की टर्म्स में लिखा जा चुका है। सो ये वही 1 माइनस r स्क्वायर है जो हमने पहले डिस्कस किया था। सो स्मॉल SE स्क्वायर इज इक्वल टू SYY इंटू 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन n माइनस 2। दैट इम्प्लाइज
SE is equal to under root SYY into 1 minus R square upon N minus 2. अब सब कुछ T में डालना है. T is equal to B cap upon SE B cap. So T is equal to B cap upon SE upon under root SXX. That is equal to B cap into under root SXX upon SE. न्यूमरेटर में B cap under root SXX को हम सब्सटीट्यूट करते हैं स्टेप A से. B cap is equal to R under root SYY upon SXX. तो ये जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो इसमें अंडर रूट SXX से SXX कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचा R इंटू अंडर रूट SYY. डिनोमिनेटर में ऐसे ही सब्सटीट्यूट करो अब स्टेप सेकेंड वाले स्टेप से. तो ऐसे इज इक्वल टू क्या आया था अंडर रूट SYY इंटू 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन N माइनस 2. अब इन दोनों को T में एक साथ लिख दो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो ये वैल्यू बन जाएगी T इज इक्वल टू R इंटू अंडर रूट SYY अपॉन अंडर रूट SYY इंटू 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन N माइनस 2. अब ध्यान दो SYY न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या? T इज इक्वल टू R इंटू अंडर रूट N माइनस 2 अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर. बस आ गया अपना फॉर्मूला. ये डेरिवेशन आपसे कोई पूछता नहीं है. बस भाई कोई फॉर्मूला भूल जाए और मैथ्स का बड़ा शौकीन है तो वो डिराइव कर सकता है. इट्स योर चॉइस, वरना आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं. तो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि SYY पूरी तरह गायब हो जाता है. मतलब फाइनल फॉर्मूला में सिर्फ R और N ही बचे. क्यों? क्योंकि दोनों X और Y की ओरिजिनल यूनिट्स पर स्केल कैंसिल हो गई. यही वजह है कि R एक यूनिट फ्री क्लीन मेजर है और T फॉर्मूला भी उतना ही क्लीन निकल के आता है फिर. यानी स्लोप B कैप और उसका स्टैंडर्ड एरर दोनों को R के टर्म्स में हमने रिराइट किया और जब दोनों को डिवाइड किया तो SYY यानी Y की टोटल वेरिएबिलिटी कैंसिल हो गई. सिर्फ R और N रह गए. यही दिखाता है कि कोरिलेशन टेस्ट और स्लोप टेस्ट फंडामेंटली एक ही चीज है, बस अलग नोटेशंस है. अब यहां तक फॉर्मूले तक पहुंच गए. अब हम दोबारा से इस फॉर्मूले को सिग्नल अपॉन नॉइस वाले पैटर्न को देखते हैं कि क्या चक्कर है. T इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन N माइनस 2. तो इसमें देखो जो ये R है ना, दिस इज सिग्नल की रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है. जो डिनोमिनेटर में दैट इज नॉइज, कितना अनएक्सप्लेन्ड है ये, एडजस्टेड फॉर सैंपल साइज. R रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप की रो स्ट्रेंथ. R जितना बड़ा 0 से 1 के क्लोज उतना स्ट्रॉन्ग लीनियर पैटर्न. 1 माइनस R स्क्वायर क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये वो अनएक्सपेक्टेड वेरिएंस है कि जितना वेरिएंस Y में है जो X से एक्सप्लेन नहीं हो रहा. अगर R इज इक्वल टू 0.9 है तो R स्क्वायर क्या हुआ 0.81. मतलब X Y की 81% वेरिएशन को एक्सप्लेन करता है. सिर्फ 19% 1 माइनस R स्क्वायर अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है. ये अनएक्सप्लेन्ड हिस्सा क्या कहलाता है? नॉइज. जितना ज्यादा ये नॉइज उतना कम कॉन्फिडेंट हम हो सकते हैं कि रिलेशनशिप रियल है. यानी अगर एक एनालॉजी देखें तो सोचो तुम एक मूवी प्रोडिक्ट कर रहे हो कि कितनी अच्छी रेटिंग मिलेगी इसको बेस्ड ऑन इट्स बजट. सो अगर बजट से रेटिंग का 90% पता चल जाता है, दैट इज R स्क्वायर क्या है 0.9, तो बाकी जो 10% अनएक्सप्लेन्ड है, एक्टर्स, स्टोरी, लक एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना ज्यादा ये अनएक्सप्लेन्ड हिस्सा है उतना ज्यादा चांस है कि जो पैटर्न दिख रहा है वो सिर्फ कोइंसिडेंस हो. अंडर रूट N माइनस 2 ये क्या कह रहा होता है फॉर्मूले में? ये सैंपल साइज का बूस्ट फैक्टर है. यानी जितना बड़ा सैंपल उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस. क्यों? क्योंकि अगर तुमने बहुत सारे पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग R निकाला है तो सिर्फ चांसेस से ऐसा होना बहुत कम लाइकली है. बड़े सैंपल में रैंडम कोइंसिडेंस इतनी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं दिखते हैं. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर देखें, न्यू इज इक्वल टू N माइनस 2. इसमें -2 क्या है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. रिग्रेशन लाइन फिट करने के लिए दो पैरामीटर्स एस्टिमेट होते हैं सैंपल से. y इज इक्वल टू a प्लस bx, जहां पर a क्या है इंटरसेप्ट एक पैरामीटर, b क्या है स्लोप दूसरा पैरामीटर. सो दोनों पैरामीटर्स डेटा से ही एस्टिमेट हुए हैं. तो क्या हुई? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब इस पूरे फॉर्मूले का इंट्यूशन क्या है? T इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर इंटू अंडर रूट N माइनस 2. रिलेशनशिप की ऑब्जर्व स्ट्रेंथ R को लें, उससे अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबिलिटी दैट इज अंडर रूट 1 माइनस R स्क्वायर से कंपेयर करें और फिर ये कंपैरिजन को सैंपल साइज यानी अंडर रूट N माइनस 2 से कॉन्फिडेंस बनाए. बड़ा सैंपल, छोटा अनएक्सप्लेन्ड हिस्सा, बड़ा T यानी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की रिलेशनशिप रियल है. तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी आपके जो पूरे चैप्टर में दिख रहा था पैटर्न, सिग्नल अपॉन नॉइज, उस रेशो को ही फॉलो करता है. यानी कितना बड़ा इफेक्ट दिख रहा है अपॉन कितनी अनसर्टेनिटी है. बस इस बार इफेक्ट कोरिलेशन स्ट्रेंथ है और
अनसर्टेनिटी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस से आती है, सैंपल साइज से आती है और सैंपल साइज से एडजस्ट होती है। देन इज केस 2 H नॉट वेयर रो इज इक्वल टू रो नॉट। जब हम टेस्ट करना चाहते हैं कि कोरिलेशन किसी स्पेसिफिक नॉन जीरो वैल्यू के बराबर है, यहाँ सीधा टी टेस्ट काम नहीं करता, क्योंकि जब रो इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो आर का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो जाता है, सिमेट्रिक नहीं रहता। तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, फिशर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन। So z is equal to 1 by 2 log e 1 plus r upon 1 minus r. So that comes out to be 1.1513 log 10 1 plus r upon 1 minus r. ये z approximately normal distribution follow करता है, means zb is equal to 1 by 2 log e 1 plus rho upon 1 minus rho. और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा z is equal to 1 upon under root n minus 3. क्यों करते हैं हम ये ट्रांसफॉर्मेशन? एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचो R एक टेढ़े मेढ़े रास्ते जैसा है, उसमें डिस्टेंस मेजर करना मुश्किल है क्योंकि रास्ता जो है बहुत घुमावदार है। सो फिशर जेड ट्रांसफॉर्मेशन उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करता है। अब उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सीधे साधे रूल्स हम यूज कर सकते हैं। केस 3, सो टू इंडिपेंडेंट कोरिलेशंस के डिफरेंस को कैसे टेस्ट करना है। तो जब दो अलग अलग सैंपल से दो अलग आर वैल्यूज मिलते हैं और तुम्हें चेक करना है कि ये दोनों पॉपुलेशन में सेम है या नहीं, उसके लिए फॉर्मूला z इज इक्वल टू z1 माइनस z2 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन n1 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 3। तो हर फॉर्मूला की एक सिंपल सी कहानी है। वन मीन टेस्ट, मेरा एक ग्रुप है, क्या इसका एवरेज किसी टारगेट के बराबर है। टू मीन इंडिपेंडेंट टेस्ट, मेरे पास दो अलग अलग ग्रुप हैं, क्या वो अलग हैं, ये चेक करना हो तो। पेयर टेस्ट, मेरे पास दो सेम चीजें हैं और मैंने उनको दो बार मेजर किया है तो क्या कुछ चेंज हुआ। कोरिलेशन टेस्ट, क्या दो चीजें सच में एक साथ मूव करती हैं या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है।